नमस्कार, शेष भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। दिल्ली पुलिस ने न्यूज़ क्लिक वेबसाइट के लिए काम करने वाले पत्रकारों के घरों पर छापेमारी कर वहां से उनके लैपटॉप्स, मोबाइल और अन्य सामान जब्त कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में आधा दर्जन से ज्यादा पत्रकारों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इन पत्रकारों पर चीन से फंडिंग को लेकर देश विरोधी खबरें फैलाने का आरोप है। पुलिस ने यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। लंबे समय से दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग विदेशी फंडिंग की जांच कर रही थी। देश भर में कुल न्यूज़ क्लिक के 35 ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जिसमें न्यूज़ क्लिक से जुड़े पत्रकार भी शामिल हैं। मुंबई में तीस्ता सीतलवाड़ के घर पर भी छापेमारी की गई है। और इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट का पैनल मौजूद है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संदीप कुमार जी, साथ ही जुड़ रहे हैं प्रेम कुमार जी और सर्वेश कुमार सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे संदीप जी, लेकिन हम चाहते हैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करें और समझना चाहते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है। देखिए, ये मामला कोई आज का नहीं है। इसके पहले ईडी ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था और ये आरोप है कि जो न्यूज़ क्लिक है वो एक अमेरिकन इन्वेस्टर हैं जिनका नाम नोविल रायसिंघम है। नोविल रायसिंघम के लिए ये कहा जाता है कि वो चीन के साथ मिलके प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और ये मामला अमेरिका के अखबार में आई थी, उसके आधार पे मुकदमा दर्ज हुआ था। ईडी का मामला अलग है और दिल्ली पुलिस का मामला अलग है। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इस मामले की जांच कर रही थी। कल यानी 2 अक्टूबर को इस कार्रवाई से पहले एक बड़ी मीटिंग दिल्ली पुलिस की हुई है और उस मीटिंग में ये तय कर लिया गया था कि आज छापेमारी की जाएगी। जो इस न्यूज़ क्लिक में जो पत्रकार हैं उनको ए, बी और सी कैटेगरी में पुलिस ने डाला था और जो ए कैटेगरी वाले पत्रकार हैं उनको ही आज हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की गई है। इनके घर से जो भी इनके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, फ़ोन और दूसरे गैजेट्स, वो ले लिए गए हैं। पुलिस अब कब्जे में पुलिस ने ले लिया जाँच के लिए। और अभी 4:30 बजे दिल्ली पुलिस एक डिटेल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और बताएगी कि पूरा ये मामला है क्या। तो कुल मिला के अभी किसी भी न्यूज़ आप एजेंसी या न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ आप कह सकते हैं दिल्ली पुलिस ने पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई की है। और क्या दिल्ली पुलिस की दलील है, ये 4:30 बजे ही पता चल पाएगी। चलिए, इस को हम लोग और आगे समझेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन सर्वेश जी, ये हो क्या रहा है? खबर दिखाने वाले आजकल आए दिन खबरों में रह रहे हैं। मुक्ता जी, बात ठीक है कि खबर दिखाने वाले भी खबर बन रहे हैं, लेकिन वो खबर बनने जैसा कुछ काम कर रहे होंगे इसीलिए खबर बन रहे हैं। हम स्वयं अपने व्यक्तिगत लेवल पर अगर कहें तो किसी भी पत्रकार या मीडिया संस्थान के ऊपर अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसका समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि हम एक पत्रकार ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। लेकिन यदि कोई पत्रकार या कोई मीडिया संस्थान किसी ऐसी गतिविधि में सम्मिलित है जो समाज विरोधी है या राष्ट्र विरोधी या जिसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं, तो उसका भी समर्थन नहीं किया जा सकता। यह न्यूज़ क्लिक वाला मामला अभी संदीप कुमार जी ने बड़ा विस्तार से बताया कि ये कुछ विदेशी फंडिंग का मामला है। विदेशी फंडिंग 2 तरह की है। एक तो अगर कोई मीडिया संस्थान या कोई भी किसी तरह की कंपनी या किसी अन्य कार्य में लगी हुई कोई कंपनी यदि विदेश से कोई लोन लेती है तो उसे गलत नहीं कहा जा सकता और उस लोन को वो अपने अकाउंट्स बुक्स में शो भी करती है और एनुअल रिटर्न में उनको उसे दिखाना भी पड़ता है। लेकिन अगर कोई बगैर अकाउंट के या ऐसे किसी सोर्स से कोई अगर मनी लेती है, चाहे वो हवाला से आता हो या किसी और सोर्सेस से आता हो, और उसको लोन ना कहा गया हो, किसी तरह की वो एड है या उसका कोई उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, तो वो अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के अंतर्गत आता है। न्यूज़ क्लिक के मामले पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा। जब तक 4:30 बजे, जैसा भी बताया संदीप जी ने कि दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, तो दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, उसके बाद चीजें सामने आएंगी। देखिए, देश में खबरें दिखाना कोई अपराध नहीं। किसी की प्रशंसा करना या ना करना या आलोचना करना
या सरकार की नीतियों को गलत ठहराना या उनकी निंदा करना, ये प्रेस का अधिकार है, मीडिया के अधिकार में शामिल। मीडिया को, प्रेस को लोकतंत्र में स्वतंत्रता हासिल है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन वो उतनी ही है जितनी एक आम नागरिक को है, और ये असीमित भी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कुछ इंटेंशनल अगर कुछ किया जाता है और वो ऐसे खबर बनता है जिससे समाज को या देश को नुकसान हो, या ऐसे तत्वों को पैदा हो रहा हो जो देश के खिलाफ साजिश कर रहे हो या ऐसी गतिविधियों में लिप्त। कल 2 दिन से हम देख रहे हैं पूरे देश में कई तरह के छापे पड़े हैं। सीपीआई माओवादियों पर छापेमारी हुई है, आईएसआईएस के ऊपर छापेमारी हुई है, एनआईए ने की है, और आज ये खबर आई है कि ये न्यूज क्लिक के ऑफिस पर लगभग 8 लोगों को, 8 पत्रकारों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ हो गई। नहीं, लेकिन प्रेम कुमार जी, ये मामला तो 2 साल पहले का है, लेकिन अचानक से इतने वरिष्ठ पत्रकारों को पूछताछ के लिए ले जाना, अभी ये पता नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है, सिर्फ बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है, क्या है ये हम लोगों को अभी बाद में पता चलेगा, लेकिन यूएपीए के तहत मामला दर्ज करना जिसमें जमानत भी नहीं होती है, तो ये क्या इंडिकेशन है? ये जी मुक्ता जी, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जांच अभी पूरी हुई नहीं, आरोप साबित नहीं हुए, लिंक्स एस्टैब्लिश नहीं हुए, जो आरोप लगाया जाना है उसका, लेकिन उससे पहले यूएपीए एस्टैब्लिश हो गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, जिस कारण से इस घटना की निंदा होनी चाहिए। हम अंदाज में बात नहीं कर रहे हैं कि अगर उस पे साबित होगा तब तो कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी ही, फिर कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो अतीत में उदाहरण बने हैं पिछले कुछ समय में, उस पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए। मैं अभी हाल का मणिपुर का उदाहरण रखता हूँ। मणिपुर में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की टीम जाती है जांच करने, सेना के आग्रह पर जाती है। सेना का कहना होता है कि हमें ऐसी सूचनाएं मिल रही है कि वहां मीडिया सही ढंग से खबर नहीं दिखा रहा है, चीजें सामने नहीं आ रही हैं, आप वहां भेजिए टीम। और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया टीम भेजती है। टीम वहां जैसे रिजल्ट बताती है कि वहां की मीडिया मैतेई मीडिया हो गई है, उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो बताते हैं कि ये जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की टीम आई है मणिपुर में नफरत फैलाने के लिए आई है। बस क्लू मिल गया पुलिस को, और पुलिस ने उसके बाद इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि उनको गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन मिला। इस मामले में भी, न्यूज क्लिक के मामले में भी अनुराग ठाकुर ने क्लू दे दिया है। ये सब तो अभी हो रहा है ना। पिछले समय में ही अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री, उसके पास तो पूरा विभाग है। वो कह देते हैं पहले से ही कि चाइना के साथ में न्यूज क्लिक मिल करके देश में काम कर रहा है। जब उन्होंने एस्टैब्लिश कर ही दिया बिना जांच के, तो अब जांच एजेंसी उनको फॉलो करने, उनकी बात को सच साबित करने में जुटी है। तो इस तरीके से ये मीडिया पर दमन है, एक परसेप्शन लेकर के एक्शन करना। दिल्ली पुलिस का मतलब क्या है? दिल्ली पुलिस का मतलब दिल्ली की पुलिस नहीं है, ये गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली पुलिस है, जो गाजियाबाद में बैठे उर्मिलेश जी को भी उठाकर ले जाती है। तो जो पत्रकार, चाहे उर्मिलेश जी हो, चाहे अभिसार शर्मा हो, भाषा सिंह हो, ये सब लोग आज के पत्रकार नहीं है कि न्यूज क्लिक ने उनको पैदा किया। इन्होंने कई संस्थानें पैदा की हैं। तो ये सबके सब देशद्रोह और मालिक है वो अमेरिका में बैठे हैं, लेफ्टिस्ट हैं, तो क्या अमेरिका उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? तो क्या यहाँ पर हम जिस तरह से अपने जर्नलिस्ट के साथ जो बर्ताव कर रहे हैं, क्या वो सही है? सबसे बड़ी बात है संदीप जी कि ये सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं, सारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और ये सभी वो हैं जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। तो क्या अब इतनी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रही? देखिए, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच बेसिकली क्या है कि ये वो लोग हैं, आप देखो अगर पिछला आप कुछ पीछे जाओ आप, तो आप देखोगे कि बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए हैं। वो एक खास लाइन के लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। ये वो लोग हैं जो सरकार के नीतियों पे और कार्रवाई पे सवाल उठाते हैं। अब जैसे अगर आप ये बात करो तो ये न्यूज़ क्लिक का मामला है, ये ईडी जब जांच कर रही है तो इसमें दिल्ली पुलिस का इंटरफेरेंस मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने लंबे समय से क्राइम कवर किया है। और दूसरी बात यह है कि ईडी ने इस पूरे मामले में जो शुरुआत हुई है वो एक आर्टिकल था, उस आर्टिकल के बेस पे
इन्होंने FCRA का मुकदमा दर्ज किया था और ये फंडिंग की और सारी चीज़ों की जांच कर रही थी। आरोप है कि अमेरिका में बैठा नोबिल रायसिंघम वो फंडिंग कर रहा है न्यूज़ क्लिक को, जो कि प्रोपागंडा करता है वो चाइना के लिए। तो इसमें दिल्ली पुलिस कहाँ से आ गई? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का ये मामला नहीं है, ये मामला ईडी का है। और अगर ये आगे क्राइम अगर इसमें एस्टेब्लिश होता है तो सीबीआई को दिया जा सकता है। ये अपने आप में कल जो मैंने बताया आपको कि कल एक बड़ी मीटिंग हुई है दिल्ली पुलिस की, सारे सीनियर ऑफिसर्स थे और इन पत्रकारों को ABC कैटेगरी में बांटा नहीं। गया। और संदीप जी, प्रेम कुमार जी जैसे बोल रहे थे, आप ये देखिए सारे जो पत्रकार हैं न्यूज़ क्लिक में, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटर्स। ये वहां पर काम नहीं करते हैं, सभी लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कोई कुछ आर्टिकल लिखता है, कोई एक आध शोज करता है। तो क्या जो हुआ है उनके साथ, वो भी UAPA के तहत जो मामला दर्ज हुआ है, क्या ये सही है? देखिए, ये UAPA के खिलाफ के तहत जो मामला दर्ज हुआ है, ये क्लियर है कि ये आने वाले एक दिन में कुछ घंटे में अरेस्ट हो जाएंगे और इनको बेल नहीं होगी। ये एक बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं हार्ड एक्ट इन्होंने लगाया है। और दूसरी बात ये है एक्टिविटीज के लिए लगाया जाता है। दूसरी बात ये है कि ये पत्रकार हैं और आपको विश्वास नहीं होगा कि इस पूरी छापेमारी में आप बता सकती हैं कितने लोग, कितने पुलिस वाले, कम से कम 500 पुलिस वालों ने छापेमारी की है सिर्फ दिल्ली में। आप सोच लो, बाहर जो गए हैं उनकी मैं अलग बात कर रहा हूं। तो ये इस तरह से एक कार्रवाई दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई क्राइम है। अगर इकोनॉमिक ऑफेंस हुआ है तो इकोनॉमिक ऑफेंस के तरीके से ये कोई मर्डर नहीं है, ये कोई डकैती नहीं है, ये एक फंडिंग का मामला है जो कि ईडी जांच कर रही थी और ईडी इसमें आगे बढ़ सकती थी। दिल्ली पुलिस का इन्वॉल्वमेंट इसमें क्यों आया, कैसे आया, वो तो सरकार बताएगी। प्रेम कुमार जी क्या कहेंगे? सारे लोग इसमें जो भी पत्रकार हैं वो कंट्रीब्यूटर्स हैं, तो बड़े बड़े मामलों में गिरफ्तारियां नहीं हो पाती, पुलिस नहीं पहुंच पाती है। और ये ऐसा मामला है कि जैसे संदीप जी ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिस जाती है और उन्हें गिरफ्तार करके ले जाती है। मुक्ता जी, मैं स्वयं कंट्रीब्यूटर हूँ, मेरे कई आर्टिकल्स न्यूज़ क्लिक में छपे हैं, मुझे उसके बदले में पैसे मिले हैं। तो आर्टिकल्स लिखने से पैसे मिलते हैं और तो ये गुनाह हो गया क्या? क्या मुझे पुलिस उठा लेगी या UAPA लगा देगी? क्योंकि मैंने न्यूज़ क्लिक में आर्टिकल्स लिखे, मैंने तो दूसरी जगहों पर भी आर्टिकल्स लिखे। तो यही खतरा है कि क्या हम आर्टिकल लिखने से पहले, कंट्रीब्यूटर बनने से पहले हम पता लगाएं कि ये इन्वेस्टर कौन है, उसकी फंडिंग पवित्र है कि नहीं है, और अगर हम ये पता नहीं लगा पाए तो हम गुनहगार हो गए। ये बहुत बड़ा सवाल पत्रकारों के सामने आ गया है। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि अगर हम ये मान लेते हैं कि चाइना इन्फ्लुएंसर है, हमारे देश के पत्रकारों को प्रभावित कर रहा है, तो क्यों नहीं इसको, चाइना को, हमारे भारत के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप माना जाए? क्या भारत सरकार ने चाइना के खिलाफ कोई प्रतिवाद दर्ज किया क्या? और जब प्रतिवाद दर्ज नहीं किया तो आपको यह अधिकार नहीं है बोलने का कि चाइना यहाँ के पत्रकारों को इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका मतलब है कि चाइना में आप 56 इंच का सीना नहीं दिखा सकते चाइना के खिलाफ। अब निरीह पत्रकारों पर आप UAPA लगाएंगे, ये अन्याय है और इस अन्याय का विरोध होना चाहिए। सर्वेश जी, क्या टाइमिंग पर सवाल नहीं उठते हैं? देखिए, ये जैसा भी प्रेम कुमार जी कह रहे थे, ये UAPA और दिल्ली पुलिस, देखिए किसी के अंडर में तो कोई पुलिस होगी, चाहे किसी राज्य के अंडर में हो या केंद्र के अंडर में हो। और अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि ये अन्याय हुआ है UAPA पर, वो लोग निष्पक्ष थे या दिल्ली पुलिस की कार्रवाई गलत थी, जो भी होगा वो अभी 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और पुलिस अपना पक्ष रखे, उसके बाद ही कोई राय या धारणा बनानी चाहिए। ये बात ठीक है कि अगर चाइना से फंडिंग हो रही है, और चाइना से भी अगर फंडिंग नियमानुसार हो रही है, चाइना की बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो लोन करती हैं इंडिया। अगर किसी ने लोन लिया है, हमने पहले भी कहा, तो वो गलत नहीं है। लेकिन अगर वो किसी ऐसे सोर्स से पैसा आ रहा है तो कार्रवाई ईडी करे या दिल्ली पुलिस करे, वो उचित है। नहीं सर्वेश, अगर सोर्स
सर इसमें मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि पत्रकार है, फ्रीलांसर है, एक संस्थान को वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, क्या वो पूछे कि आप भैया कहां से पैसे ला रहे हो, आपकी फंडिंग कहां से हो रही है, क्या आपकी फंडिंग जो कर रहा है वो कहीं अनलॉफुल एक्टिविटी में तो नहीं है? ये पत्रकार का काम नहीं है। पत्रकार सिंपल सा कंट्रीब्यूटर है। आप भी पत्रकार हैं, आप भी किसी जगह अगर आर्टिकल लिखते होंगे या जाते होंगे और आपको कुछ मॉनिटरी उसमें बिल्कुल मेहनताना मिलता होगा, तो क्या आपने कभी पता किया कि वो पैसा कहां से आ रहा है? ये अनप्रैक्टिकल चीज है सर, ऐसा नहीं होता है। और जो पत्रकार हैं ये इनके खिलाफ अभी पुलिस जो भी केस बनाएगी और जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन एक बेसिक चीज ये है कि कोई पत्रकार अगर कहीं कंट्रीब्यूट करता है, कहीं फ्रीलांसिंग करता है, तो उसके बदले उसको पैसा मिलता है। ये पैसा दाऊद इब्राहिम भेज रहा है, सिंघम भेज रहा है, कौन, उससे उसका मतलब नहीं है। वो तो सिंपल सा एक अपना जर्नलिस्टिक एफर्ट कर रहा है और अपनी मतलब पत्रकारिता कर रहा है। तो इसमें इस तरह से अगर पैसा रूट हुआ और वो पैसा आया जी, पूरी बात ये है, जैसा आपने कहा, बहुत ही वाजिब बात कही। दूसरा पहलू ये भी है कि अगर आपको पूछताछ के लिए बुलाना भी है तो ये तो तरीका नहीं है बुलाने का। ये सारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं कि आप सुबह 6 बजे पहुंच जाते हो लाव लश्कर लेके, जैसे वो एक इतना बड़ा क्रिमिनल है कि उसको उठाया आपने, कि आपने फुटेज देखा है वो उर्मिलेश जी का, उर्मिलेश जी को किस तरह से वो लेके जा रहे हैं। इतने वरिष्ठ पत्रकार है वो, तो क्या मैसेज जाएगा हमारे आने वाले जो जर्नलिज्म के जो स्टूडेंट हैं या जो नए नए लोग जर्नलिज्म में आए हैं, वो देख के उन पे क्या उनकी राय बनेगी, ये देखने वाली बात है। ये बहुत ही खतरनाक चीज है, ये अच्छी बात नहीं है पत्रकारिता के लिए। पत्रकारों के साथ जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, उनसे पूछताछ करना, ये बात सही है कि उनसे पूछताछ की जा सकती है, तरीके से की जा सकती है, लेकिन ये ऑफेंस जो बनता है वो मालिकों के अगेंस्ट बनता है। बिल्कुल पहले मालिकों से पूछताछ करनी चाहिए। कह रहे हो कि नोविल राय सिंघम जो है वो पैसा दे रहा है, तो उसको आप क्यों नहीं लेके आते, उसका एक्सट्रेडिशन क्यों नहीं कराते? आप उसके खिलाफ पहले आप कार्रवाई करते, उसके बाद लिंक एस्टैब्लिश करते आप। नहीं, जाहिर सी बात है, ईडी अगर जांच कर रही है, आपको ऊपर से आना चाहिए, तो आप नीचे से जा रहे हो। निरीह लोगों को आपने उठाया, सुबह 6 बजे उसके घर में पहुंचे और उनको लेके आप देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये सारे वो पत्रकार हैं जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो मुक्ता जी, ये सारे जो सीनियर हैं, ये इनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो आपको समझ में आएगी चीजें। इसलिए मैं आप दोनों से ये पूछ रही हूँ कि आखिर ये क्या मैसेज देना चाहते हैं ये करके। सबसे बड़ी बात है कि आपने यूएपीए के तहत मामला दर्ज क्यों किया? ये मतलब आप उनको बुलाइए, उनसे बयान लीजिए, उनसे पूछताछ करिए, उसमें तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बिल्कुल सही बात है, जो भी इंफॉर्मेशन जिसके पास होगी वो जरूर देगा। दूसरी बात, लैपटॉप जब्त कर लेना, मोबाइल, आजकल आप जानते हैं कि लैपटॉप हो या मोबाइल हो, सभी की बड़ी पर्सनल चीजें हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं। वो जांच में अगर है लगता है तो पुलिस उठाएगी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उठाएंगी, लेकिन ये जो तरीका है ये वाजिब नहीं है, ये कहा जा सकता है। जी प्रेम कुमार जी बताइए। देखिए, हम ये कहेंगे, जैसे हाल इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी कि जो एंकर्स हेट स्पीच कर रहे हैं उनको क्यों नहीं ऑफ एयर कर देना चाहिए। बिल्कुल। तो और या फिर बाद में एक घटना घटी कि इंडिया गठबंधन ने 14 पत्रकारों को बायकॉट कर दिया। 2 घटनाओं का जिक्र मैं करता हूं। इन दोनों घटनाओं में ही एंकर्स, ये मान लिया गया कि एंकर्स ही सर्वे सर्वा हैं। अब क्या एंकर्स अपनी मर्जी से क्या बोल सकता है कुछ भी? भाई चैनल का थिंक टैंक जो बोलेगा वही तो एंकर बोलेगा, वही तो उसकी लाइन होगी। तो एंकर्स को ऑफ एयर करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट होना चाहिए, क्यों नहीं एक दिन के लिए सही उस चैनल को ही ऑफ एयर किया जाए। बिल्कुल। तो हम एंकर्स को वहां पर देते हैं। उसी तरह इंडिया गठबंधन 14 को चुन लिया, आपने प्रतीकात्मक एक्शन लिया, आप भी वही कर रहे हैं। 14 एंकर्स अपनी मर्जी से मर्जी नहीं चला रहे हैं अपनी संस्थानों में, वो 14 एंकर अपने मीडिया संस्थान की मर्जी चला रहे हैं, वो अपनी मर्जी नहीं चला रहे हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। पत्रकारों को टारगेट करना, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का भी मैंने जिक्र किया, मैं उस जोखिम के साथ बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वो टिप्पणी की थी उसी से इन चीजों को बढ़ावा भी मिला है कि पत्रकार को आप गुनहगार मान लीजिए। पत्रकार कैसे गुनहगार हो गया? पत्रकार पूरा मीडिया का कर्मचारी होता है, उसका इवन
पुराने समय में भी एक पत्रकार अगर कुछ लिख देता था तो पहले संपादक प्रकाशक उन पर एक्शन होता था। लाइबल ऑर्गेनाइजेशन और संपादक ही होता था हमेशा। अगर कोई पत्रकार या एंकर टो कर रहा है किसी लाइन को तो साफ तौर पे वो ऑर्गेनाइजेशन की लाइन है, और ये सिर्फ पत्रकार के खिलाफ नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात तो तय है, क्योंकि जो आपने बात कही है कि ये जो ब्लैक लिस्ट किए गए, बिल्कुल ये गलत इंडिया ने भी किया था। ये ब्लैक लिस्ट आपने एंकर्स को किया, क्या आपको इनको ये नहीं लगता कि ये ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे ये लाइन दी जाती है कि आप इस लाइन को टो करो, आप इस लाइन को टो? जाहिर सी बात है सर्वेश जी, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। जब कोई भी मामला होता है तो मामले की तह तक जाना पड़ता है, जैसा इन सभी लोगों ने कहा, और मैं खुद भी एक एंकर हूं तो मैं ये कह सकती हूं कि आज मैं जो भी आदमी जो एंकर है वो अपनी चैनल की पॉलिसी के हिसाब से चलता है। जो उसे आदेश दिया जाता है वो तो नौकरी करने आता है, वो उस हिसाब से काम करता है, क्योंकि जो उसे चैनल की तरफ से जो चैनल के मुखिया होते हैं, जो उसकी तरफ से आदेश दिया जाता है, जो गाइडलाइंस तय की जाती हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। तो क्या ये सही है कि एंकर्स को निशाना बनाया जाए? क्या ये सही नहीं होगा कि चैनल को निशाना बनाया जाए और जो आदमी इसके लिए लायबल है उसको पकड़ा जाए, उसे कहा जाए या उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए? मुक्ता जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। कोई भी चैनल में एडिटर है या वो एंकर है या किसी अखबार का संपादक है, संवाददाता है या उप संपादक है, तो वो एक हर न्यूज़पेपर की और हर मीडिया संस्थान की एक पॉलिसी होती है। ये पॉलिसी उनको बताई जाती है कि किस पॉलिसी पर काम करना है। वो जमाना चला गया जब एडिटर एक संस्थान होते थे और एडिटर पॉलिसी तय करते थे। वो जमाना तो अब नहीं है कि एडिटर तय करे, अब मालिक तय करते हैं, मैनेजर्स तय करते हैं। तो पत्रकारों को निशाना बनाना, एंकर्स को बनाना या एंकर्स का बहिष्कार करना, चुनिंदा 14 एंकर्स का जो बहिष्कार किया उसे भी किसी भी रूप में सही नहीं कहा जा सकता। और अभी जो आज वाली कार्रवाई है इसमें बात सही है, उमेश जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है या अभिषेक शर्मा भी हैं वरिष्ठ, इन लोगों को ये कंट्रीब्यूटर्स हैं। अगर ये मालिक नहीं है, अगर इनका कोई शेयर उसमें नहीं है, तो फिर पहले जो मालिक लोग हैं या जो लोग शेयर होल्डर्स हैं न्यूज़ क्लिक में, उनसे पूछताछ होनी चाहिए, उनसे जानकारी ली जानी चाहिए। और दिल्ली पुलिस ने अगर यूएपीए के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया, अभी ये चर्चा में है कि यूएपीए में गिरफ्तारी हुई है, मामला दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ है ये तो अभी क्लियर होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। ये हम लोग बात कर रहे हैं कि यूएपीए क्योंकि ये नाम आया है। अब इसमें कुछ लिंक मिला होगा जरूर। दिल्ली पुलिस भी या किसी भी राज्य की पुलिस ऐसे हस्तक्षेप या ऐसे हाथ नहीं डाल सकती है बगैर लिंक, क्योंकि उनकी ये क्रेडिबिलिटी और उनकी छवि का भी सवाल। और ये बात सही है कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में है और इसका तालमेल दूसरी एजेंसियों से भी है, एनआईए से भी है, सीबीआई से भी है, अन्य एजेंसियों से भी है। तो ये अभी 4:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, सारी चीजें क्लियर हों, लेकिन कंट्रीब्यूटर्स को और फ्रीलांसर्स को अगर इस तरह से पूछताछ की जा रही है तो उनसे पूछा क्या जा सकता है? यही पूछा जा सकता है कि आपसे आर्टिकल मांगा, हमने दिया, या हमने बाइट दी, या हमने शो किया और उसके बदले में पैसा मिला। अब जो पैसा मिला ये पारिश्रमिक है, वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए पैसा ही उसको तय करता है कि वर्किंग जर्नलिस्ट है। और सर, आप जानते हैं कि क्या इतना बड़ा पैसा मिल गया है कि उनके खिलाफ इस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? इतना बड़ा पैसा 4:30 बजे का हम लोग इंतजार करते हैं। हम लोग एक बार फिर से जुड़ेंगे, एक बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है और समझ में आता है कि क्या कुछ हुआ है या क्या कुछ आगे होने वाला है। फिर भी मैं चाहूंगी आप तीनों की तरफ से ही क्लोजिंग स्टेटमेंट इस पूरे मामले पर। संदीप जी, पहले आप। मेरा ये कहना है कि दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो टेरर एक्टिविटीज़ को हमेशा से फॉलो करती है। आपने इकोनॉमिक्स EOW भी आपके पास है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग दिल्ली पुलिस की है, बहुत क्रेडिबल है, बहुत अच्छी जांच करती है। चूँकि ये फंडिंग का मामला है, 38 करोड़ रुपए आरोप है कि 38 करोड़ रुपए दिए हैं नोबेल राइसिंघम ने। तो ये इकोनॉमिक ऑफेंस का मामला है, इसमें स्पेशल सेल का क्या काम, क्या ये टेरर एक्टिविटी? अगर आप मानते हो तो आप साफ तौर पे बोलो कि टेरर एक्टिविटी की कोशिश की जा रही है। तो जिस तरह से ये आज कार्रवाई हुई है, ये अपने आप में मुझे लगता है कि ये गैर वाजिब और थोड़ा सा पत्रकार कम्युनिटी को हतप्रभ करने वाली है। खासकर मेरा तो ये कहना है कि जो नए जर्नलिस्ट आ रहे हैं, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो जब देखेंगे तो क्या आगे वो हिम्मत कर पाएंगे कि वो स्पेशल स्टोरी, एक्सक्लूसिव स्टोरी खासकर गवर्नमेंट के खिलाफ चला पाए या गवर्नमेंट की नीतियों पे आवाज़ उठा पाए। तो ये सब एक ऐसी गंभीर बातें हैं मुक्ता जी, जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होंगी।
प्रेम कुमार जी, जैसा इन्होंने बोला, गैर वाजिब और एक तरह से पत्रकार कम्युनिटी को हिलाने वाली खबर है ये। आपकी तरफ से क्लोजिंग स्टेटमेंट। देखिए, क्लोजिंग स्टेटमेंट तो दिया संदीप जी ने। मैं एक छोटी सी बात बोलते हुए करूंगा अंत के, 14 एंकरों का बहिष्कार होना अनैतिक जरूर है, लेकिन कानूनी रूप से कहीं गलत नहीं है। मेरी मर्जी, हम जाएं या ना जाएं, ये एक वो मामला है। और सरकार अगर एक्शन लेती है तो वो कानूनी रूप से होता है, वो हाँ सही और गलत होता है। बैन इंडिया क्या बैन लगाएगा? इंडिया को संस्थानें बैन लगा सकती है, क्योंकि उनके वो अधिकृत है, वो संस्था है। इंडिया में शामिल पार्टियां जो हैं वो बायकॉट कर सकती हैं। तो बायकॉट करना कोई एक लीगल स्टेटस नहीं है कि हम उसको सही और गलत बोले, ये अनैतिक हम बोल सकते हैं। तो मैंने गलत बोला था तो उसका मतलब अनैतिक था। और जब मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट का जिक्र करता हूं या दूसरे, तो उसका मतलब है कि टारगेट पत्रकार को मत कीजिए। पत्रकार जो मूल कारण है हेट स्पीच का या फिर मीडिया के दुरुपयोग का, अगर मीडिया, चाइना अगर मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं इंडिया में, तो सिर्फ पत्रकार पर एक्शन लेने वाला मामला नहीं है, ये चाइना से विरोध जताने वाला मामला है। ये मैं कहना चाहता हूं। सर्वेश जी, अफसोसजनक बात है कि आज हम लोग इस पर बैठ के चर्चा कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार इस स्थिति में उनके साथ बर्ताव किया गया। उन्होंने पूरा अपना जीवन पत्रकारिता के लिए दे दिया और उसके बाद ये सिला मिला। क्या कहेंगे? देखिए मुक्ता जी, बात ठीक है कि इस तरह का दिन पत्रकारों के ऊपर कभी ना आए, लेकिन ये एक ऐसा भी समय है जब ये विचार करना पड़ेगा कि हमें पत्रकारों को भी अपनी क्रेडिबिलिटी किस तरह बनाकर रखनी है। एक्सट्रीम समर्थन किसी सरकार का या एक्सट्रीम विरोध, और विरोध भी ऐसा दुश्मनी जैसा विरोध, लिखने में संतुलन और बोलने में संतुलन पर अगर कायम रहेंगे तो शायद ऐसे दिन नहीं आए। किसी को भी मौका कब मिलता है? देखिए, इंडिया गठबंधन को भी 14 पत्रकारों का बहिष्कार करने का या बायकॉट करने का मौका या अवसर तभी मिला जब 14 पत्रकारों ने भी या एंकर्स ने अति की हो। तो कोई नहीं आ रही है। तो एक संतुलन की बात हमेशा से पत्रकारिता में, जब से हम पत्रकारिता में आए, प्रेम कुमार जी आए, संदीप जी, सभी लोग आए, तब से ये पढ़ा सीखा और ये बताया गया, एक संतुलन बनाकर रखना। और अगर किसी के विरोध में कोई बात बोलनी है या लिखनी है तो उसका तथ्य हमारे पास होना चाहिए, बगैर प्रमाण के कोई बात। ये आपने बहुत ही अच्छी और वाजिब बात कही सर्वेश जी, क्योंकि संतुलन बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं आज जो भी पत्रकारों के साथ हो रहा है, मैं इससे आपसे सहमत हूं कि कहीं ना कहीं हमारी पत्रकार कम्युनिटी भी इसके लिए जिम्मेदार है। बिकॉज एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग इज बैड। जिस एक्सट्रीमिज्म पे आजकल हम पत्रकार बातचीत करते हैं वो भी सही नहीं है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन सरकार का जो ये रवैया है, जो ये कार्रवाई की गई, इससे भी सहमति नहीं जताई जा सकती है। सरकार चाहे एनडीए की हो, चाहे यूपीए की रही हो, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी की रही हो जिसने इमरजेंसी लगाई हो, सेंसरशिप भी देखी। जब सेंसरशिप लगी तब हम पत्रकार नहीं थे, तब हम पढ़ते थे, उसके कुछ दिन बाद पत्रकारिता में आए। लेकिन जो लोग हमारे बुजुर्ग बताते हैं वो भी काले अध्याय की चर्चा करते हैं। तो सरकार तो सरकारें हैं, सरकारें तो पत्रकारों को हमेशा, कोई भी सरकार का अपना काम करने का एक नजरिया होता है, और सरकारों को आलोचना सुनने की क्षमता और मादा अब समाप्त हो गया। वो जमाना चला गया जब उत्तर प्रदेश में ही हमारे यहाँ ऐसे मुख्यमंत्री रहे, नरेंद्र तिवारी जैसे, या वीर बहादुर सिंह, या मुलायम सिंह यादव, या राजनाथ सिंह जी, कल्याण सिंह जी, कि जो लोग पत्रकार आलोचना भी करते थे और उनके विरोध में भी कुछ चीजें लिखते थे, लेकिन उसके बाद भी वो हंसकर उनको बुलाते थे चाय और बात करते थे, और कभी भी किसी तरह का मनमुटाव नहीं होता था। लेकिन आज की स्थिति वो नहीं है, समय बदल गया, और समय के हिसाब से इस नजाकत को हम पत्रकारों को समझना पड़ेगा। राजनेता भले ही समझे ना समझे, वो अपनी लाइन पर चलेंगे और उनका एक तरीका है, सरकारों का तरीका है। सरकारों के पास शक्ति होती है, सरकार निरंकुश हो जाती है उस शक्ति से। हम निरीह पत्रकार हैं, हमारे पास कोई ऐसी शक्ति तो है नहीं, हमारे पास सिर्फ कलम है और बोलने के लिए आवाज है, माइक है हमारे पास। लेकिन अगर हम इसमें संतुलन बनाकर रखेंगे और अपनी विश्वसनीयता बनाकर, ठीक है, मैं भी अपनी किसी विचारधारा मेरी भी रही होगी, हम छात्र जीवन में एबीवीपी से जुड़े रहे, हमने काम किया, लेकिन पत्रकारिता में जब भी कहीं भी रहे हमने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हम पांचजन्य के उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ थे,
और हमने मुलायम सिंह का साक्षात्कार किया। हमने अपने समाचार पत्र में पांचजन्य जैसा जो संघ का मुखपत्र है, सब जानते हैं, वहां मुलायम सिंह को जगह जब वो विधानसभा में गाय पर बोले, गौ सेवा पर बोले, ग्राम विकास पर बोले, जब वो नानाजी के प्रकल्प पर बोले, हमने उसे कवर किया और पांचजन्य ने उसी प्रमुखता के साथ उसको प्रकाशित भी किया। और ऐसा कभी कोई अवसर नहीं आया कि हमारे साथ कोई भेदभाव हुआ किसी भी सरकार में। लेकिन ये पत्रकार के उस मनस्थिति पर भी निर्भर करता है कि हम अपना माइंडसेट बना लें कि नहीं, हमें मोदी का विरोध करना ही करना है, मोदी कुछ भी करें वो खराब होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, या मोदी कुछ भी करें वो अच्छा ही होगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक पत्रकार की संतुलित दृष्टि होती है, पत्रकार दर्पण है, हम जो देखें वो लिखें। अगर किसी योजना में कमी है तो निश्चित रूप से लिखा जाना चाहिए और प्रमुखता से लिखा जाना चाहिए, प्रमुखता से बोला जाना चाहिए, लेकिन उसमें कोई अभियान नहीं होना चाहिए। जब हम अभियान चलाएंगे तो दूसरा पक्ष भी जो उसके पास शक्तियां हैं उनका उपयोग करें। न्यूज़ क्लिक के मामले में सर्वेश, ये बात बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल सही है। खैर, हम लोग 4:30 बजे का इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल आप सभी जुड़े इस पूरी चर्चा के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।